नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के मलाबार हिल इलाके में हूं। ये जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ये नीलिमा अपार्टमेंट्स है, जहां पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह रहते हैं और 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद वो अपने इसी घर पर वापस लौट चुके हैं। महीनों तक लापता रहने के बाद मुंबई की अदालत ने उन्हें फरार घोषित किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली थी, लेकिन इसी शर्त के साथ कि 48 घंटे के अंदर वो जांच में शामिल होंगे। और इसी शर्त को मानते हुए वो आज अचानक मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद कांदिवली के क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे 7 घंटे तक पूछताछ चली। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कभी मुंबई के पुलिस आयुक्त रहे परमबीर सिंह एक फरार घोषित आरोपी के तौर पर होने के बाद भी अपनी सरकारी गाड़ी से कांदिवली क्राइम ब्रांच पहुंचे। फिलहाल आज के तारीख में हमने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से जो भी सहयोग करना था वो हम कर चुके और आगे भी करते रहेंगे। अब ये मैटर न्याय प्रविष्ट होने के कारण इस मैटर के बारे में हम आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ के बाद परमबीर सिंह जी यहाँ से निकले हैं सर, और यहाँ उनसे तकरीबन 7 घंटे उनसे यहाँ पर पूछताछ हुई है और जिसके बाद वो यहाँ से निकले हैं। गोरेगांव पुलिस थाने में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में परमबीर सिंह के खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। वो हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। चर्चा थी कि गिरफ्तारी के डर से परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन 22 नवंबर को उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि परमबीर सिंह देश में ही है और वो जांच में शामिल होना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया और महाराष्ट्र सरकार से 6 दिसंबर तक जवाब फाइल करने को कहा। फरवरी 2021 में मुकेश अंबानी के आलीशान निवास एंटिलिया के पास एक संदिग्ध कार और विस्फोटक की बरामदगी हुई थी। उस मामले में परमबीर सिंह के ही चहेते असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजय की गिरफ्तारी हुई। इसी के बाद परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच विवाद और आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत हुई थी। अनिल देशमुख के बयान से नाराज परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर दी थी। नतीजा अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। पहले सीबीआई ने और फिर ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जवाब में मुंबई और महाराष्ट्र में परमबीर सिंह, सचिन वजय और दूसरे कुछ पुलिस वालों के खिलाफ ठाणे और मुंबई में जबरन वसूली के 4 और उत्पीड़न का एक केस दर्ज हो गया। अपने खिलाफ शिकंजा कस्सा देख परमबीर सिंह 4 मई को छुट्टी पर चले गए। कुछ दिन चंडीगढ़ रहे, उसके बाद जो गायब हुए तो फरार घोषित होने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि वो देश में ही है और जांच में शामिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन के साथ एंड इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है एंड जैसा कोर्ट का आदेश रहेगा मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है एंड कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई होगी। बहरहाल परमबीर सिंह से पूछताछ की अभी तो ये शुरुआत है। अभी और मामले हैं जिनमें गैर जमानती वारंट जारी हुआ है और पूछताछ होनी बाकी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक माडिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और इस दौरान पुराने समय से लेकर केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में काबिज सरकारों को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि डबल इंजन सरकार ने वो कर दिखाया है जिसका हकदार सालों से उत्तर प्रदेश रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री के आने से पहले के कार्यक्रमों से झलक मिलने लगी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम में फर्क करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यूपी के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री भी राजनीतिक दावेदारी में पीछे नहीं रहे। रैलियों का रंग भी दिखा जब मंच पर उपस्थित सभी मंत्रियों ने हाथ उठाकर एक दूसरे का हाथ थामा। उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। यूपी में पहले जो सरकार थी
चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिन किसानों से जमीनें ली गई उन्हें भी बुलाया गया। सारे चरणों में कई हजार किसान परिवारों के विस्थापित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,000 किसान परिवारों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मुआवजा सभी को मिला है। 4 गुना देने के लिए कहा था, अब जो है 20 लाख पे ही बात रही है। कुछ भी नहीं दिया, बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं दी, कोई भी मतलब किसान स्वतंत्र नहीं है। धोखे से आके पहले तो लूट लिया है और अब तो आंख दिखाते हैं। तो मतलब आपको जमीन का मुआवजा ठीक से नहीं मिला? ठीक, मुझे मेरे पैसे नहीं आए। अभी मेरे एक खेत के किशोपुर माजरा के पैसे नहीं आए। 5.5 लाख मेरे बच्चे के लड़के के नहीं आए पैसे। प्रोजेक्ट नया था, सपने भी नए थे, लेकिन सियासत में सब कुछ नया नहीं होता। पुराने समय की भी याद दिलानी पड़ती है। कार्यक्रम सरकारी था मगर राजनीति से अलग नहीं। यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश। और यह बात रिकॉर्ड के लिए भी जरूरी है कि जेवर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से कितना रोजगार मिलेगा। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। कोई 60,000 करोड़ का निवेश कह रहा है, कोई 30,000 करोड़ का निवेश। आज के अखबारों में पीटीआई के हवाले से एक खबर छपी कि नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि अगले 5 साल में विमान सेक्टर में 90,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। क्या उसका आधा सिर्फ एक प्रोजेक्ट में आएगा? बात सत्ता की भी है और सुनहरे कल की भी, पर विकास की इस नई उड़ान को लेकर जमीन पर अब भी कुछ किसान परेशान हैं। प्रदेश में चुनाव है तो ये नई सौगात भी। अब देखना होगा कि इस एयरपोर्ट के दम पर रोजी रोजगार, विकास की रफ्तार और किसानों को लेकर व्यवहार क्या यूपी में बीजेपी का लगाएगी बेड़ा पार। जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पिछड़ी जाति की एक और पार्टी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ गठबंधन किया और लखनऊ में बड़ी रैली की। इस तरह से ये 5वीं पार्टी है जिसके साथ अखिलेश यादव ने अलायंस किया है। उनका कहना है कि वो बड़े बदलाव के लिए ऐसी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने सियासी हिस्सेदारी नहीं पाई है और वो उन्हें हिस्सेदारी देंगे। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी की एक और पिछड़ी पार्टी के साथ गठजोड़ का ये सम्मेलन हो रहा है। मंच सजा हुआ है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का। ये नोनिया बिरादरी के लोगों की पार्टी है जिसके नेता संजय चौहान हैं, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हर तरफ नोनिया समाज की पार्टी के झंडे लहराते रहे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद ये उनकी पहली रैली है। अखिलेश यादव ने उनका हमेशा साथ देने का वादा किया। करेंगे, आपके साथ सहयोग दे करके आपके साथ खड़े दिखाई देंगे।
अगर आपको हक देने की बात होगी तो हक दिलाने में भी समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। नोनिया पिछड़ी जाति है जिसे लोनिया और चौहान भी कहते हैं। इनकी आबादी 3% के आसपास है। इनका पूर्वी यूपी के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, चंदौली वगैरह जिलों की 15 से 20 सीटों पे अच्छा असर है। समाजवादी पार्टी अब तक राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कृष्णा पटेल, महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से गठबंधन कर चुकी है। शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राजा भैया के जनसत्ता दल से गठबंधन के चर्चे हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। रैली में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव ने सरकार बनने पे उनके समाज को पूरी हिस्सेदारी का वादा किया है, इसलिए वे समाजवादी पार्टी को वोट देकर जिताएं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कम बेसी अपने समाज के लोग हर जिले से आए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा साथियों कि आप अगर चाहते हैं कि आपका नेता मजबूत हो तो 2022 के विधानसभा का चुनाव आएगा, अपने अपने बूथ से आप साइकिल को जिता देना। रैली में पहुंचे दोनों दलों के कार्यकर्ता इस गठबंधन से उत्साहित दिखे। बिंदु बिंदु से सिंधु बना है। जब छोटे छोटे दल मिलेंगे तो एक बड़ा महादल बनता है। तो आप ऐसे भी सोच लीजिए, आज हर वर्ग आज अखिलेश यादव की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहा है। राजनीतिक फायदा यही है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जो शोषित वंचित परिवार हैं, वो एकजुट हों और एकजुट होकर ही इस घमंड से भरी सरकार को हम लोग हटाने में कामयाब हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें एक एक वोट की अहमियत है और छोटी से छोटी जाति की बेइंतहा अहमियत है। ऐसे में एक नई बैकवर्ड पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का चुनावों पे जरूर असर होगा। लखनऊ में अरूप पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जिसकी राजधानी भोपाल में आज एनएसयूआई ने बेरोजगारी और बढ़ती फीस को लेकर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एनएसयूआई ने आदिवासी छात्रों की स्कॉलरशिप जारी करने और रोजगार देने की मांग के साथ शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया था। रेड क्रॉस हॉस्पिटल चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। वहां भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अचानक एनएसयूआई कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर वाहनों में बिठा लिया गया। और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मोगा में अपनी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अगर नशे और बेअदबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया तो राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। उनका कहना है कि लाखों ऐसे नौजवान हैं जो नशे की वजह से बर्बाद हुए हैं। ऐसे में नशे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना अहम है। कि 2 महीने पहले जो सरकार बनी, ठीक है कि बनी थी, दसो और रिपोर्ट लखा मावा रोजियां, लखा नौजवान सईयां लाला मुर्गे। ते मैं अज तुहानू कहना, जे ये रिपोर्ट ना खोली पंजाब सरकार ने ते नवजोत सिंह सिद्धू अपनी देही दा दे उत्ते लाओ, मरण वर्त दे उत्ते जाओ कहता तुहानू।